Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था बायंसी, सेंटर बायंसी और साथ हम देखा था स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर ए सबमर्ज बॉडी। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्लोटेशन के बारे में, साथ हम देखेंगे फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जो वो नाव होती है वो पानी में तैरती रहती है। ठीक है, तो उसका तैरने का रीज़न क्या है कि जो उसके जो किसी वो उसका जो एक्सेस होता है या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वो क्या करते हैं, एक तरह से ऑसिलेट होती रहती है। ठीक है, यानी फ्लोट होती रहती है उस पानी के अंदर। ठीक है, तो ये जो फ्लोटिंग बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है ये सबमर्ज बॉडी से किस तरह से डिफरेंट है, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सबमर्ज बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं कि सबमर्ज बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी में जो फंडामेंटल बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सबमर्ज बॉडी होती है, ठीक है, उसमें कोई बॉडी किसी उसी फ्री सरफेस से किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे डूबी हुई रहती है। ठीक है, इस तरह से। वही मैं अगर फ्लोटिंग बॉडी की बात करूँ तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में क्या होता है कि कोई बॉडी फ्री सरफेस से कुछ पार्ट उसका फ्री सरफेस से ऊपर रहता है और कुछ पार्ट फ्री सरफेस से नीचे होता है। ठीक है, ये आपकी होगी फ्लोटिंग बॉडी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये फंडामेंटल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसका जो मेन डिफरेंस है, मेन टेक्निकल डिफरेंस है, उसके बारे में अगर बात करूँ तो वो क्या होता है, वो हम देखते हैं कि जो सबमर्ज बॉडी के केस में क्या होता है कि किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो फिक्स होता है। ये उसकी होगी एक्सिस होगी। ठीक है, ये सेंटर ऑफ बायंसी फिक्स होता है। जब हम इसको टिल्ट करते हैं किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से किसी एंगल पे इसको टिल्ट करते हैं, तब भी जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो इसी पॉइंट पर रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमने इसको कुछ इस तरह से टिल्ट किया। ठीक है, ये आपका हो गया इसका लाइन ऑफ एक्सिस। तो उस केस में भी जो सेंटर ऑफ बायंसी है उसी पॉइंट पे रहेगा जिस पॉइंट पे पहले था। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो क्या होगा, डज नॉट चेंज। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन सेंटर ऑफ बायंसी डज नॉट चेंज। क्लियर है। वहीं मैं फ्लोटिंग बॉडी के केस की बात करूँ तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में क्या होता है, हम सब जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द दैट पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्ट। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी, तो हम देखा था कि फ्लोटिंग बॉडी के केस में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ बायंसी होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ बायंसी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। ठीक है, लेट सपोज कि आपके पास ये जो इसके नीचे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या होगा, फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, उसको लिख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड इज द सेंटर ऑफ बायंसी। क्लियर है। ठीक है, तो ये जब इसको हम किसी एंगल पर टिल्ट करते हैं तो ये जो सेंटर ऑफ बायंसी है इसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। लेट्स सपोज कि ये इसका एक्सिस था, जब हमने इसको टिल्ट किया किसी पर्टिकुलर एंगल पे कुछ इस तरह से, तो हम देखते हैं कि ये कुछ इस तरह से टिल्ट होता है। ये आपको हो गया फ्री सरफेस। ठीक है, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि इसका जो शेप है बिलो द फ्री सरफेस वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका शेप भी चेंज हो रहा है और इसका जो सेंटर ऑफ जो बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो भी क्या होगा, कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले इसका यहाँ पे जो सेंटर ऑफ बायंसी वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं जो बेसिक डिफरेंस हुआ दोनों में कि इसमें जो सेंटर ऑफ बायंसी वो कभी चेंज नहीं होगा, अपनी पोजीशन पर रहेगा। और फ्लोटिंग बॉडी के केस में जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो अपनी मीन पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। ये इसका बेसिक टेक्निकली डिफरेंस है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से कि फ्लोटिंग बॉडी को डिस्टर्ब करने पर उसका सेंटर ऑफ बायंसी भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने सबमर्ज बॉडी के केस में स्टेबिलिटी की कंडीशन जो चेक की थी फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, तो उसमें हमने देखा था कि जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो फिक्स था, उसको टिल्ट करने पर भी वो चेंज नहीं हो रहा था और हमने वहाँ से स्टेबिलिटी कंडीशन चेक की थी। ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें फ्लोटिंग बॉडी के केस में करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें जो सेंटर ऑफ बायंसी
है उसकी पोजीशन कंटिन्यू डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो इस केस में स्टेबिलिटी कंडीशन चेक करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट देना होगा, एक रेफरेंस पॉइंट को देखना होगा जिसकी हेल्प से अपन इसकी जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो दैट पॉइंट इज नॉन एज मेटा सेंटर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए हम देखते हैं मेटा सेंटर क्या होता है। तो मेटा सेंटर को समझने के लिए हमने कंसिडर किया, एक बॉडी कंसिडर किया जो कि फ्लोट हो रही है किसी लिक्विड में। ठीक है, तो ये इसका हो गया नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, लेट्स द बॉडी इन इक्विलिब्रियम एंड जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपका नॉर्मल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इस बॉडी ऑब्जेक्ट का ये आपका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ये हो गया सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से कि जब हम इसको किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं या इसको डिस्टर्ब करते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी पर्टिकुलर एंगल पर जब उसको अपन डिस्प्लेस करते हैं तो उस केस में हम क्या देखते हैं, द सेंटर ऑफ बायंसी, इट इज जी, द सेंटर ऑफ बायंसी विच इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। जैसे हमने प्रीवियस अभी देखा था कि जो सबमर्ज बॉडी होती है उसमें जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, तो सो इन दैट केस द सेंटर ऑफ बायंसी विच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड और डिस्प्लेस लिक्विड विल नाउ बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, तो ये मूव करेगा और इसका कोई नया पॉइंट मिलेगा इसको, दैट इज लेट्स सपोज बी डैश। ठीक है, बी डैश इज द न्यू सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, तो नया पॉइंट आप मिल गया भाई, नया सेंटर ऑफ बायंसी मिल गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी इन दिस न्यू पोजिशन विल इंटरसेक्ट द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट दैट इज कॉल्ड एम। दैट मीन्स हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ बायंसी वो पॉइंट होता है जिस पे उसका बायंस फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पे सेंटर बायंस फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जिसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो जो नॉर्मल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, एंड दैट पॉइंट एम इज नॉन एज मेटा सेंटर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, इसका जो नॉर्मल डेफिनेशन इसकी क्या कह सकते हैं अपन कि it is defined as the point about which a body start oscillating when the body is tilted by a small angle। that means कि कोई बॉडी थी आपके पास, ठीक है, इस बॉडी को जब अपन टिल्ट करते हैं किसी एंगल पे, मान लो कोई एंगल था अपने पास थीटा, ठीक है, तो ये बॉडी क्या होती है, ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाती है इस पर्टिकुलर पॉइंट एम के अबाउट। ठीक है, तो ये होगी इसकी एक बेसिक डिफरेंस। दूसरे अगर इसके मैं टेक्निकल डेफिनेशन की और बात करूँ तो वो डेफिनेशन क्या होगी, The meta center may also be defined as the point at which the line of action of force of buoyancy will be meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement, जिसको अपन पहले ही समझ चुके हैं। That means कि जब अपने इसको मूव स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो जो सेंटर ऑफ बायंसी का जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है वो जिस पॉइंट पे मीट करेगा नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। इसको अपन लिख सकते हैं दैट इज मेटा सेंटर। ठीक है, आई होप आपको ये मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक अनदर टर्म मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, दैट मीन्स पॉइंट एम। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। दैट मीन्स कि जो आपके पास जो डिस्टेंस है एम जी, ये क्या होगी आपकी मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये क्या होगा, डिस्टेंस एम जी, ये क्या होगी आपकी मेटासेंट्रिक हाइट। क्लियर यहाँ से, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेटा सेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में।
अब हम देखते हैं कि जो मेटासेंट्रिक हाइट है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एनालिटिकल मेथड से। तो हम जानते हैं कि मेटासेंट्रिक क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंटर ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से जो मेटासेंट्रिक हाइट है उसकी वैल्यू क्या होगी, मेटासेंटर जी एम इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस बी जी। ठीक है, समझ में आ रहा है, जी एम इक्वल टू एम जी माइनस बी जी। हम देखते हैं जी एम इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। ठीक है, जब इसको मैं एनालिटिकल मेथड से को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या होती है, जी एम इक्वल टू आई अपॉन वी माइनस बी जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया मेटासेंट्रिक हाइट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये काफ़ी एक डेरिवेशन है एनालिटिकल मेथड की, वहाँ से फॉर्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ट काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि आई यहाँ पर क्या है, जो आई है अपना वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस विच इज इंटरसेक्टिंग द फ्री सरफेस। ठीक है, और जो आपका v होगा, v यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट ये जो दोनों टर्म है जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है, यहाँ आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट था यहाँ से मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, और उसके जो कैलकुलेशन करना है जो फॉर्मूला है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो फ्लोटिंग बॉडी की जो स्टेबिलिटी कंडीशन है वो हम देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। अब हम देखते हैं कि फ्लोटिंग बॉडी के केस में जो बॉडी है वो कब स्टेबल होगी, कब अनस्टेबल होगी और कब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहेगी। ठीक है, तो वो उन सब का एनालिसिस है, उसको वो डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोजीशन ऑफ मेटासेंटर। ठीक है, तो मेटासेंटर जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि बॉडी कब स्टेबल होगी, कब अनस्टेबल होगी और कब न्यूट्रल होगी। ठीक है, तो मैं पहला केस लेता हूँ, जब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, व्हेन एम अबोव जी, दैट मीन्स कि जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं, तो भाई हमने एक फ्लोटिंग बॉडी कंसिडर किया जिसका ये कोई पॉइंट है जी, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर वेट ऑफ द बॉडी इज एक्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे जो बॉडी का वेट है वो एक्ट कर रहा है इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और ये कोई पॉइंट हो गया दैट इज सेंटर ऑफ बायंसी वेयर बायंसी फोर्स इज एक्ट। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस हमने देखा, इसको जब मैंने किसी एंगल पे इसको डिस्टर्ब किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा भी, ये पॉइंट हो गया इसका G और ये पॉइंट हो गया इसका B। ठीक है, तो इस केस में जैसे मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया और कंडीशन क्या है, व्हेन M अबव द G, दैट मीन्स कि M पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं, जिसको अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा अपनी पोजीशन से, और मान लो कि किसी इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, दैट इज़ B डैश। ठीक है, और हमने देखा था कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, बायंस फोर्स है, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस ऑफ द बॉडी, वो पॉइंट क्या होगा अपना मेटा सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, मेटा सेंटर। तो यहाँ पे जो बायंस फोर्स एक्ट कर रहा है इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया आपका FB। ठीक है, और ये कोई पॉइंट G है, इस पर वो जो बॉडी का जो वेट एक्ट कर रहा है वो हो रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट B था, बायंसी B था, वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, B1 पर। ठीक है, और ये जो लाइन इसको कट कर रही है वो पॉइंट होगा अपना मेटा सेंटर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो बायंस फोर्स FB है, ठीक है, जो कि पॉइंट B डैश पे एक्ट कर रहा है, और जो सेंटर ऑफ बायंसी पे जो उसका वेट एक्ट कर रहा है W। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि ये जो अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है ये किस डायरेक्शन दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों जो फोर्स है ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज रिस्टोरिंग मोमेंट।
मोमेंट, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग मोमेंट है, ये मोमेंट क्या करेगा, इस जो बॉडी है इसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा कि जो स्टेबल का जो केस होता है उसमें हमेशा रिस्टोरिंग मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसके ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा केस हो गया, ये अपना हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमेशा रिस्टोरिंग मोमेंट जनरेट होता है और उस बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकंड केस। इस केस में कहा व्हेन m इज़ बिलो g, ठीक है। लेट्स सपोज आपने कोई बॉडी लिया जिसके टॉप पे कोई एक हेवियर मेटल है ठीक है। तो हम देख रहे हैं आपको अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर होगा जो कि यहाँ पर हेवियर मेटल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से इसका वेट एक्ट कर रहा है और दैट इज द एंड दिस इज द सेंटर ऑफ बायंसी वेयर बायंस फोर्सेस एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया किसी एंगल पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किस साइड, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब इसको उन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको जब डिस्प्लेस करेंगे तो हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट होगा किसी पॉइंट बी डैश पे, ठीक है। और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है बायंस फोर्स का, ये जो अपने एक्सिस ऑफ द बॉडी है इसको किसी पॉइंट एम पे इंटरसेप्ट करेगा एंड दैट पॉइंट इज बिलो द जी इन द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एम जी से बिलो है, ठीक है। तो ये इस केस में क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ बायंसी है और ये जो वेट है ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट क्रिएट करेंगे और वो मोमेंट क्या होगा, उस फ्लोटिंग बॉडी को कंटिन्यू ओवरटर्न करता रहेगा, उसको डिस्टर्ब करता रहेगा, ठीक है। और उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो उसको कभी गेन नहीं होने देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी जो मोमेंट जनरेट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई रिस्टोरिंग मोमेंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और वो केस कैसा रहेगा, वो जो बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं थर्ड केस, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो पॉइंट एम है, ठीक है, एम पॉइंट इज एट द जी, दैट मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसमें पॉइंट एम और पॉइंट जी एक ही पॉइंट पर रहेंगे, ठीक है, दोनों कोइंसाइड रहेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से आज हमने देखा कि मेटासेंट्रिक क्या होती है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और साथ ही में देखा मेटासेंट्रिक हाइट का एनालिटिकल फॉर्मूला और साथ ही हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स है एसएससी जेई राजस्थान जेई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसकी स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और ये जो अपने जो एनालिटिकल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसके बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो हमारा बने रहेगा हमारे चैनल पे। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।